सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। मशरिक़ वस्ता में नाजरीन जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, मगर इस बार अमरीका को वाज़े बरतरी नहीं बल्कि हजीमत का सामना है। ईरान ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर दाग दिए हैं। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर रॉकेट और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान खुलकर कह रहा है कि जहाँ से हमला होगा वहाँ की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। लेबनान में भी हम देख रहे हैं इजरायली हमले जारी हैं। दूसरी जानिब अमरीका के जंग शुरू करने के मकासद इबहाम का शिकार हैं। ना ईरान झुका है, ना ईरानी हुकूमत कमज़ोर हुई है और अब अमरीकी इत्तेहादी भी साथ छोड़ गए हैं। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप नेटो से शिकायतें कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको धमकियां भी दे रहे हैं कि अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी जानिब वो क्यूबा के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हम बहुत जल्द क्यूबा को कैप्चर कर लेंगे। एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि उनको ईरानी जंग में कई मुश्किलात का सामना है, कितनी अपोजिशन का सामना है, उसके बावजूद अब वो क्यूबा पर नज़र जमाए बैठे हैं। यही नहीं, हम देख रहे हैं कि उन पर दबाव सहाफ़ियों की जानिब से बढ़ा तो अब उनको भी धमकियाँ जारी की जा रही हैं अमरीकी अहदेदारों की जानिब से। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरानी स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी राब्तों को जो उस हवाले से खबरें थीं उनको मुस्तरद कर दिया। अब साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी चीफ़ जो हैं अली लारीजानी ईरान के, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को खुला ख़त लिख कर ये शिकवा किया है कि किसी भी मुस्लिम मुल्क ने ईरान का इस जंग में साथ नहीं दिया। अपनी पोजीशन उनको वाज़े करनी चाहिए कि वो ईरान के साथ खड़े हैं या अमेरिका इसराइल के साथ खड़े हैं। के जवाब में हम देख रहे हैं कि कतर से जो जवाब आया है हमद बिन जासिम का, वो ये कह रहे हैं कि कतर ईरान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दे तो अमेरिका पीछे हट सकता है, लेकिन हम अपनी पोजीशन वाज़े करेंगे और साथ ही साथ ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारे तवील मुद्दती मफादात हैं उनको भी देखेंगे और यकीन दहानी कराई जाएगी कि कतर जो है वो ईरान का हमसाया है और किस तरीके से अब मामला आगे बढ़ने हैं। सो ये सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर। वेलकम करते हैं उनको भी। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप मामला देख रहे हैं, कैसे आप हालात का एनालिसिस करेंगे एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं अमरीकी सदर हजीमत का शिकार भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जंग जीतने के दावे वो रोज़ाना कर रहे होते हैं, क्यूबा पर हमले की धमकियां भी दे रहे हैं, ईरान के हवाले से भी वो यही कह रहे होते हैं कि जी हम तकरीबन जंग जीत चुके हैं, अब मज़ीद अहदाफ हमने हासिल करने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही उन्होंने निकलना किस तरीके से है या वो निकलना भी चाहते हैं, इसको भी देखिएगा। दूसरा, ये जो अली लारीजानी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके हवाले से रिपोर्ट्स आज ये भी आ रही हैं कि वो पता नहीं ज़िंदा है या नहीं जो इजरायली स्ट्राइक में, लेकिन उन्होंने एक ख़त मुस्लिम ममालिक को इससे पहले लिखा और उसमें शिकवा किया। क्या जवाब मुमकिन तौर पर आप समझते हैं, क्योंकि अब तक जो सारा सिनेरियो बना है आ सकता है? जी हाँ, मधु करने का शुक्रिया। देखें, ये जो सूरत हाल चल रही है, कोई भी ताकतवर मुल्क या ताकतवर ग्रुप या ताकतवर कुंबा वो अपनी ताकत को इतनी आसानी से अपनी मुट्ठी से निकलने नहीं देना चाहता। अमेरिका की भी कोई ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की, ये तो हकीकत है ना, कि सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है। जहां तक उसकी हजीमत का ताल्लुक है वो उसकी पॉलिटिकल हजीमत है, जहां तक उसकी अस्करी कुव्वत का ताल्लुक है वो अपनी जगह पर कायम है। और अभी आता हूं मैं उस पर कि ईरान ने क्या उनके साथ किया है। तो लेकिन इस हकीकत को अगर जहन में रखा जाए और ये भी इस हकीकत को भी जहन में रखा जाए कि नेतन्याहू पिछले कोई 4 दिहाइयों से इस मुस्तरब थे कि किसी तरह अमेरिका को खींच के लेके आए इस लड़ाई में, और मुख्तलिफ सदूर के साथ वो कोशिश करते रहे और इजरायली लॉबी कोशिश करती रही, लेकिन बकौल हिलरी क्लिंटन के somebody has gotten into the thin skin of डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए वो ये डिसीजन इजराइल के कहने पे उन्होंने ले लिया। या ये कोई 3 साल पहले उन्होंने कहा था कि इस किस्म के डिसीजन लेंगे वो, जो कि आज बात साबित हो गई कि जिस तरीके से फरवरी 11 से लेके सख्त लॉबिंग शुरू हो गई थी और नेतन्याहू के कुछ 6 चक्कर लग गए थे 1 साल में, तो उसके बाद ये अंदाजा हो रहा था कि कितना उनकी जो वो 8 आदमियों का एक ग्रुप है, एक किचन कैबिनेट के साथ साथ कैबिनेट भी है व्हाइट हाउस में, वो बजाय स्टेट डिपार्टमेंट के व्हाइट हाउस के फैसलों को
व्हाइट हाउस की तरफ से फैसले किए गए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल एडवाइस उसमें बहुत कम शामिल थी, जैसे कि पेंटागन हो गया या स्टेट डिपार्टमेंट। लिहाजा इस किस्म की जो आप अजीमत की बात कर रहे हैं, इस किस्म की मखमसे में फंस गए अब डोनाल्ड ट्रंप कि जहां उनके अपने ही एलाइज सातों को उन्होंने कल दरख्वास्त की, सातों ने बिल्कुल अपने डिक्लाइन किया। वो समझ रहे थे कि जापान का 90% एनर्जी यहाँ से जाता है इस इलाके से, तो जापान शायद सबसे पहले अपना जो भी उसके पास नेवी है, हालांकि सबसे बड़ी बहरी बेड़ा तो अमेरिका के पास है। वो चाहते हैं कि दूसरों को जंग में झोंक के ले आए साथ में, ताकि उन पे से कोई थोड़ा सा बाहर काम हो, पहली चीज। दूसरी, आपने क्यूबा की बात की, एक हेजमोनिक स्टाइल है यूनाइटेड स्टेट्स का शुरू से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो खुलकर सामने आ गया है। तो उस हेजमोनिक स्टाइल में ये बातें हो रही, जो खतरनाक पहलू है, जिसका कि मैं अपने आर्टिकल में जो गूगल पे मौजूद है आपके नाजरीन के लिए, जो जिसपे मैंने जिक्र किया था कि न्यूक्लियर इस्तेमाल हो सकता है इसमें, ये बड़ी रिलेटेंटली मैं बात कर रहा हूं। और मैंने 9 तारीख को भी जो लिखा अपना एक पूरा आर्टिकल, उसमें भी बड़ा रिलेक्टेंटली मैंने ये बात की थी, लेकिन अब क्योंकि हर जगह ये जुबान ज़द आम बात हो गई है, जेफरी सैचमैन ने भी ये बात की है, बाकी बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बात कर दी है, तो मैं हवाला दे रहा हूँ उस आर्टिकल का जो 9 मार्च को मैंने लिखा। और फिर उसमें क्या है कि जो सैमसन ऑप्शन ऑफ इजराइल है, वो ये है कि जब हम किसी को प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाए तो फिर हम न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ये हॉरिजेंटल ताकत का मुजाहरा किया है ईरान ने, जिस तरीके से यके बाद दीगरे 200 से ज्यादा बिल्डिंगें, हालांकि बहुत सख्त सेंसर है इजराइल में, वहां से पिक्चर भी कोई नहीं आती है उनकी फौज के इजाजत के बगैर, IDF के इजाजत के बगैर, लेकिन फिर भी जो चीजें लीक हुई हैं उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इजराइल में पहली दफा हुआ है। तो उस लिहाज से इजराइल, और दूसरा जो हजीमत का लफ्ज़ और अभी डॉक्टर साहब नेतन्याहू के भी अलाइव होने के हवाले से काफ़ी शकूक व शुबहात है, क्योंकि जो वो वीडियो जारी कर रहे हैं उस पर कई सवालात, क्योंकि जो AI के हवाले से कहा जा रहा है कि AI जनरेटेड हैं, और कुछ ऐसे आपने भी देखे होंगे जिसमें काफ़ी ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये शायद AI जनरेटेड ही है। शकूक व शुबहात तो हैं। उसकी वजह है कि यकीनन अगर हलाक नहीं तो जख्मी तो नेतन्याहू हुआ है, क्योंकि वो अपने इसमें डिफेंस की जो कैबिनेट मीटिंग है, सिक्योरिटी मीटिंग है, उसमें भी नहीं आ रहे, किसी मीटिंग में मैं एक दो सवाल बहुत कम होता है, मैं भी आपसे पूछ लूँ, आपकी बहुत अहमियत है माशाल्लाह, इस इशू के आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने कवर किया। एक तो जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, जिस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब मारने के लिए बात, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद वो हिरोशिमा वाले, नागासाकी वाले नहीं होंगे, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्म्स छोटे होते हैं, टैक्टिकल वेपन मैंने लिखा जाता है अमेरिका और पाकिस्तान के पास। अच्छा, टैक्टिकल का ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो जिस तरीके से नेटो यूरोपियन यूनियन से सबसे नाराज़ हो के और उनको सुना रहे हैं ट्रंप साहब, अब वो चाइना और रशिया की तरफ देख रहे हैं कि वो एक तो अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएं, और वो जंग बंद किस तरह होगी नहीं होगी, एक उनकी मदद चाह रहे हैं। आपके ख्याल में वो जिनको रात दिन वो कहते हैं कि जी दोनों हमारे दुश्मन हैं, उनके पास जाने का क्या मतलब है सियासी तौर पे? और दूसरा डॉक्टर साहब, आज न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी डेफिनेटली आपके सामने से गुजरी होगी नज़रों से, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस अमेरिका बिकमिंग अ रोक स्टेट। अभी देखें, रोक स्टेट का तो मतलब है कोई कानून, कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई तहजीब और कोई रवायत, कोई जनेवा कन्वेंशन, कोई UN, कुछ भी नहीं। तो आपको ये दोनों चीज़ों पे अगर तबसरा करें, एक तो चाइना वाला विजिट कैंसिल हो रहा है जो अगले महीने होगा, और दूसरा ये कि मदद के लिए मांग रहे हैं, और फिर रोक स्टेट वाली बात अमेरिका का बनना। जी नहीं, तो अमेरिका तो हमेशा उसने, आप उसको रोग स्टेट कह लें या आप उसको हेजमोनिक स्टाइल कह लें, लेकिन बहरहाल जब आप दुनिया में किसी कानून, इंटरनेशनल कानून की पासदारी नहीं करेंगे, आप बेलगाम हो जाएगा कोई भी मुल्क, तो रोग स्टेट कहलाएगा हकीकतन। तो डेफिनेशन तो देखें, न्यूयॉर्क बड़ा बहुत एक नाम वाला दुनिया का अखबार है, तो लिहाजा वो कोई उस पर तो कोई इतराज़ करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए कि जितनी अब मसला किधर से उठा है। अगर आपके पास वक्त तो खैर कम है, चल आधा मिनट लगा लेता हूँ। मसला तो असल ये है कि बेल्फोर जो डिक्लेरेशन हुआ, जब
फलस्तीन के साथ जो ज्यादतियां हुई 22% उनके पास जमीन रह गई, बाकी इजराइल हड़प कर गया। और इजराइल कहता है कि नाइल से लेकर यूफ्रेट तक कभी हम दोबारा हड़प करेंगे। असल तो मामला ये है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। तो रोग स्टेट इसलिए हो गया कि जब भी यूनाइटेड नेशंस में कोई रेजोल्यूशन जाती है या ICJ का या ICC का यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई भी फैसला होता है उसको मानते नहीं, तो रोग स्टेट हो गया। ये बात दुरुस्त है। दूसरी बात आ जाती है यहाँ कि चाइना और रशिया से इसलिए आस और उम्मीद लगाई जा रही है कि वो समझते हैं रशिया तो खैर इस मामले में उसका वो बेनिफिशरी है रशिया, लेकिन जाहिर है वो बेनिफिशरी नहीं रहेगा अगर ईरान को बिल्कुल उन्होंने कहते हैं 2 दिन में $6 बिलियन का जो है तेल बेचा रशिया ने। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेनिफिशरी है। और दूसरा ये कि रशिया के अहदाफ जो यूक्रेन में जल्दी पूरे हो जाएंगे, इसीलिए जो वहाँ की यूरोपियन यूनियन की सरबराह हैं फॉरेन अफेयर्स की, वो रो रही हैं। वो कह रही हैं कि ये तो अभी रशिया जो है वो इस मामले में अपना हेजमोनिक सिलसिला कर रहा है और जो अमेरिका ने जो ये काम किया है रशिया को इससे फायदा हो गया है और अब ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अब आ जाते हैं चाइना का। तो टोटल 13% ऑयल जो है इस स्टेट फार्मेस से गुजरता है और टोटल मिडिल ईस्ट से 33% ऑयल जाता है यहाँ से। तो जाहिर है उन्होंने सोचा कि चाइना का नुकसान हो रहा है, लेकिन चाइना का 90 दिन का रिजर्व बड़ा पक्का होता है और चाइना को अल्टरनेट रूट से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। चाइना इस मामले में चाहेगा कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल आए, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फायदा हो गया चाइना, रशिया और इस पूरे खित्ते का कि जो सफर तय होना था ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का अगले 10 से 15 से 20 साल में, अब वो बहुत तेजी से सफर शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, हम शुक्रिया अदा करते हैं। एहतशाम साहब की जानिब आती हूँ और अभी जो हम देख रहे हैं एहतशाम साहब, ख़ास तौर पे अब जो हालात बन चुके हैं इसमें कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी या कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो इस तरीके से खुलकर अमेरिका और इज़राइल की हिमायत नहीं करेगा ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अपने आप को सेपरेटिस्ट ग्रुप कहने वाली जो कल अदम आज़ाद बलूचिस्तान तहरीक है यानी फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, उसने अमेरिका और इज़राइल को वेलकम किया है और उनके हमलों की हिमायत का ऐलान किया है। ये हिमायत आलमी तवज्जो और इस माली मफाद हासिल करने की भोंडी कोशिश इसको कहा जा रहा है। लेकिन दहशतगर्द तंजीमों में शामिल बलोच ग्रुपों में ईरान जंग पर एक मौक़िफ़ नहीं पाया जा रहा। लेकिन इसका ये बयान आना, एहतशाम साहब, इसके मकासद क्या हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और इसके बाद किस तरीके से जो है रिएक्ट किया जाएगा पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी, और ख़ास तौर पे इन पे जो बैंड ग्रुप्स हैं इनके लिए मज़ीद सख्तियाँ किस तरीके से बढ़ाई जाएंगी? देखिए, हमने पहले तो हमें ये थोड़ा सा तज्ज़िया करना पड़ेगा कि ये निकी एशिया जो है ना, ये क्या है। ये कोई अखबार है, ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये वीकली एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक मैगज़ीन निकलता है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया से इसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, प्रॉपर कुछ जिसको कहते हैं, ना टीवी है ना ये अखबार है। देखिए, मैंने जापान के दूसरा बड़ा अखबार था, अभी भी है, टोक्यो शिंबन, मैंने 20-22 साल उनके लिए माजी में काम किया है। आप यकीन करें कि इतनी मुश्किल होती थी वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए कि एक खबर वो 10 दफ़ा पूछते थे, सोर्स क्या है, खबर गलत तो नहीं है, सही नहीं है। अब देखें कि ये जो इस तरह का प्लेटफॉर्म है ना, ये इनको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसमें मैं आपको बताऊं बेतहाशा पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल भी दे रहा है, अमेरिकन भी हैं, इंडियन भी हैं और फिर BLA को, BRA को, उसके बाद फिर आपका ब्रिगेड, मजीद ब्रिगेड है, इनके पीछे भी जो लोकल भी बाहर के लोग भी बैठे हैं जो पैसा दे रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे तो आपको पता है कि ये फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जो है, ये हरबियार मरी जो जनीवा में बैठा हुआ है, भागा हुआ है यहाँ से, और वो उसको सारी दुनिया को पता है कि उसको पैसा मिलता है, कभी लंदन आ जाता है, ज़्यादा जनीवा में ही रहता है, वहाँ बैठ के ये सारा प्रोपेगेंडा जो है ना वो मुहिम चलाता है, लोगों को पैसे देता है और मुख्तलिफ तरह कई चैनल से तो हमारी एजेंसियों ने पैसा भी पकड़ा है और कई दफ़ा तो हमारे DG ISPR ने आके बताया भी है कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड, इजराइल स्पॉन्सर्ड ये पैसा किस तरह से आ रहा है। तो देखें, इनकी उस तरह तो ग्राउंड पे आमना कोई हैसियत नहीं है। एक बात ज़रूर है जो बड़ी हैरत वाली बात है, जितने भी उचक्के चोर पैसा बनाने वाले लोग हैं वो मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं, वो नज़रियात की बात करते हैं। आज तक किसी जमात ने इजराइल की इस तरह हमायत नहीं की, अमेरिका की हमायत नहीं की ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा और बड़ी थू होगी। अभी देख लें कि जब से ये बात हुई है, जितने लोगों को पता चला है, मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो भी हैरत और थू का इज़हार कर रहे हैं कि ये सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमने इनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एजेंसी ने, हमारी जिसको कहते हैं सारी की सारी सिक्योरिटी इदारों ने
जिस ज़बरदस्त तरीके से काम किया। देखिए हम तो एक चुबखी आमना लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप देख लें मुद्दत के साथ हमारे साथ झगड़ा है और ये मई की जंग के बाद और मामलात अभी भी चल रहे हैं वैसे के वैसे हैं। फिर आप देख लें अफ़गानिस्तान के साथ मामला ख़ास तौर पे 2021 के बाद ख़राब हुआ जब से अमेरिकन उठ के गए वहाँ से। अब ईरान का भी बीच मसला आ गया। मैंने इसको और ख़बर को और भी खंगाला, हमने देखे कुछ ऑफ शूट्स है ना, अभी कुर्द भी बैठे हुए हैं ईरान में, ईरानी बलोच भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो बलोच हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ईरानी बलोचों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कुर्दों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कहते हैं ना बल्कनाइजेशन अगर हमने करनी है, ईरान की जो उनकी अब नज़र है कि ये सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन रकबे के लिहाज से सऊदी अरब सबसे बड़ा मुल्क है यहाँ पे इस रीजन में, और ईरान दूसरे नंबर पे आता है। 9 करोड़ की 9.5 करोड़ की आबादी है। इनको आसानी के साथ आप टेम नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, और सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए गए। अब यही प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल होते हैं। अब ये भी देखें जिस तरीके से खबर आई है, अभी देख लें, वैसे तो मैंने चेक भी किया, पता भी किया है, कोई इतनी वो इनकी हैसियत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये प्रोपेगेंडा एक जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए आपने देखा कि आए दिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वो बताती है फेक न्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। अब तो इतना ज़्यादा हो गया, हम ना तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपके नाम के कितने जाली अकाउंट हिंदुस्तान में बने हुए हैं, अमेरिका में बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं। तो ये सबके साथ ही हो रहा है। अब इनको वेरीफाई करना, पकड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल कोशिश तो रहती है हमारी रियासत, हमारी हुकूमत के किस तरीके से इन लोगों को न्यूट्रलाइज़ करना है, कैसे पकड़ना है, इनके साथ क्या सलूक करना है। वो तो आप देख लें बलूचिस्तान के अभी जो लोग कोयटा से होके आते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जितनी यहाँ पे सरियाब रोड वो कहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर होता है कि किसी को मार के चले जाते हैं, दहशतगर्दी होती है। अदरवाइज जो लोग होके आते हैं वो कहते हैं यार पीसफुल है, अमन है, कोई मसला ही नहीं है। वहाँ पे आप देख लें जिस तरीके से आप आधे बलोची हैं, आधे जो है ना पठान वहाँ पे रहते हैं, लिहाजा बलोची अगर फ़र्ज़ करें 2% 4% ऐसे जहन वाले लोग भी हैं, लैदगी पसंद वाले, वो पैसे दे के दहशतगर्दी करवाते भी हैं, लेकिन ना लोग उनके साथ खड़े हैं। हाँ, हालिया दिनों में इन्होंने कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी आपने देखा रिक्रूट किया है इन कामों के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अब क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे इतना पैसा है, हम ना इतना ज़्यादा पैसे का इंसेंटिव है, लोग भूल गए हैं कि कोई नज़रियात भी हैं, कोई मज़हब भी है। पहली अफगान वार आपने देखा, मुझे याद है पेशावर में दुनिया जहाँ के जो मजहबी लोग आ गए थे, और इस्लामाबाद में उनकी कोठियाँ थी, और F10 में और जनाब F7 में F8 में जाया करते थे, उनके पास मिला करते थे जिनके बड़े अफगान लीडर हैं। आप यकीन करें इतना पैसा अमरीकी देते थे, कुछ कहने की हद नहीं। और वक्त कम होता है, मैं आपको क्या बताऊं कि एक ज़माने में ओजीडी कैंप से इतना पैसा आता था, डॉलर वहाँ पे आते थे। और फिर आपने देखा एक ज़माने में अमेरिका गॉट ब्रोक, उन्होंने अयूब आफरीदी, हमें एक बात अकरम जकी साहब ने बताई थी जो फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा कि जब अमेरिका तंग आ गया पैसा दे दे के, तो उन्होंने अयूब आफरीदी को हायर किया कि यार हम आपको एक मशीन देते हैं नोट छापें। तो उसने इलाका गैर में एक नोट छापने की, डॉलर छापने की मशीन, बिल्कुल इस तरह के वाक़यात मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, क्या मामला चलते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जब अफगान वार ख़त्म होगी तो उन्होंने अमरीकियों ने अयूब आफरीदी को कहा कि तुम अपनी फैक्ट्री बंद कर दो, वो तो कहता मैं नहीं बंद करता। चले ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप साथ ही रहिए, अगली स्टोरी उस पर आपका तजिया लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मशरिक़ वुस्ता जंग और पेट्रोल बहरान के तनाजुर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के मुताबिक मुल्क में किफ़ायत शारी की पॉलिसी चल रही है, लेकिन इस दौरान भी हुकूमतों के शाहाना अखराजात पर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब की जान अभी 12 अरब के तैयारे वाले मामले से नहीं छूटी और अब एक नया मामला सामने आ चुका है, जहाँ एक तरफ किफ़ायत शारी के नाम पर काबीना का इजलास वीडियो लिंक पर हुआ, वहीं इस इजलास में आला अदलिया के लिए 10 नई सरकारी गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए फ़ंड्स की मंजूरी भी दी गई, यानी एक हाथ से बचत, दूसरे हाथ से खुला खर्च। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए 9 करोड़ की गाड़ी का मामला भी खबरों की जीनत बना हुआ है। इस पर चेयरमैन सेनेट का जवाब है कि ये गाड़ी सेनेट के बजट से ली गई है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से चलने वाली खबरों को गुमराहकुन करार देते हुए वजाहत की है कि गाड़ी की अदायगी मई 2025 में कर दी गई थी, जिसकी अब डिलीवरी हो रही है। मगर आवाम का सवाल भी वज़न रखता है कि इनके लिए 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा होने, सरकारी मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं उनसे कटौती और पेट्रोल की बचत के नाम पर तालीमी इदारे बंद करने जैसे मुश्किल फ़ैसले तो हैं। इन मुश्किल हालात में भी हम देख रहे हैं कि जो अशराफिया शाहाना अखराजात की जा रही है, ये इस मामले को किस तरह से देखा जाएगा और इस जवाबदेह है वो कौन है और कौन इनसे इस चीज़ का जवाब मांगेगा,
इसी पर बात एहतशाम साहब से करते हैं। एहतशाम साहब, ये जो दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, चेयरमैन सेनेट जो कह रहे हैं कि जी गाड़ी 2025 में ली गई थी, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, जो गाड़ी के हवाले से कह रहे हैं कि लग्जरी कार जो ख़रीदी गई, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि 10 नई गाड़ियों का, उससे पहले जहाज़ वाला मामला था। ये तो बार बार आवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी करना है इन हालात में, जहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ये पुरानी प्राइसेस वाला पेट्रोल था जिसको बढ़ा दिया गया, और जब डिक्लाइन आया इंटरनेशनल मार्केट में तो यहाँ पर नहीं किया गया। तो ज़्यादतियाँ तो हो रही हैं हुकूमत की जानिब से, जवाब इनसे कौन लेगा? देखिए, जवाब कोई भी नहीं ले सकता। हम ना किसी की ज़रूरत है, हमारे जो हुक्मरान हैं इनसे कौन पूछ सकता है? आवाम, मैं आम बंदा को चीख चीख के कहता रहे, लिखने वाले बोलने वाले कौन पूछता है? देखिए, ज़्यादा जो मेरा ख्याल है मज़ा की खेज़ बात है वो ये है कि जिस तरीके से रिबटल आता है ना, मसलन आप देखें कि जब मरीम नवाज़ के लिए जहाज़ आया था, चलें ठीक है जी, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, शायद आपको ज़रूरत भी है, आप ओपनली कहें जी आपने अपने ख़र्च से किया। जिस तरह आपने अपनी जेब से पिछले साल जिसका 8 से 7% आपने बिजली की कीमत कम की थी, अपने पल्ले से क्या की थी? अपने पंजाब के बजट से की थी। चलो कर लिया आपने, आप इसको कहते थी ले लिया, हमारी ज़रूरत है, पर जिस तरह उसको प्रोटेक्ट किया गया, जिस तरीके से उसको छुपाने की कोशिश की गई, नहीं तो ये तो जी एयर पंजाब के लिए जो है ही नहीं है, ज़मीन पे ही नहीं है, उसके लिए लिया है। और फिर ये है कि जी उनकी ज़रूरत है जी, अब ये है कि उनको इस्तेमाल के लिए लिया जा रहा था। मेरा ख्याल है ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है जब आप इस पर दलाइल देना शुरू करते हैं, आप प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं, अननेसेसरीली आउट ऑफ द वे जाके आप मीडिया की बहस में जाते हैं, तो ज़ाहिर है ये आपके लिए मुश्किलात होती है। यही यहाँ पे हुआ। आपको याद है आमना, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6-7 महीने पहले की बात है। यही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, इन्होंने एक सेनेट कमेटी के ज़रिए अपनी तनख्वाह जो है ना वो 18 लाख से 20 लाख रुपए का, 4 लाख है इस वक्त, 18 लाख या 20 लाख करवा ली थी। उसके बाद बड़ा शोर हुआ और फिर इनसे पूछा गया तो कहने लगे मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, जबकि वो कहा गया है इनके दफ्तर में मीटिंग हुई थी, सेनेट कमेटी के लोगों को बुला के वहाँ से अप्रूवल करवा के कर दिया था। बाय द वे आमना, मुझे एक बात याद आ रही है, एक कुछ अर्सा पहले की बात है, एक बड़े सिक्योरिटी के एहलकार ने एक बात बताई थी कि ये जो मुल्तान में जो आप देखते हैं कि जो उर्स होते हैं, ख़ास तौर पे नाम लिया शाह अहमद कुरैशी का और इनका यूसुफ रज़ा गिलानी का, वो कहने लगे कि 3 दिन में 30 से 35 करोड़ रुपया इनका इकट्ठा हो जाता है सिर्फ उर्स की कमाई से। तो आप देखें, इसको तो आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी एक ज़माने में बड़ा सख्ती से कह चुके हैं इनको, आप असम्बली में तकरीर करते हुए शाह अहमद कुरैशी को उन्होंने कहा था कि तुम तो उर्स की कमाई खाने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। चलें, हम इसमें नहीं पढ़ते, वो तो सियासी मसाइल उनके अपने हैं। मेरा सवाल यही है कि जी क्या ये इसकी ज़रूरत थी? अव्वल तो ज़रूरत नहीं थी, मैनेज हो सकती हैं चीज़ें। दूसरा है कि आपने ले लिया तो आप अपनी जेब से भी ले सकते हैं। मतलब मरीम नवाज़ माशाल्लाह आप देख लें, उनके असासे ही उन्होंने शो किए थे 2 साल पहले, 1 बिलियन रुपए से ज़्यादा के थे, वो तो कहते हैं ऑफिशियली, शायद इससे भी अनऑफिशियली ज़्यादा है। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भी हैं। मतलब इस स्टेज पे जो आप बात कर रही हैं ना, वो कहते हैं ना नमक पे, ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। एक तरफ अवाम पिस रही है, सूरत हाल बुरी हो चुकी है। आप 25 करोड़ में से बकौल हफीज़ पाशा साहब की हुकूमत तो कहती है 7 करोड़ सतह गुर्बत से चले गए हैं, वो कह रहे हैं 10.5 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं, 2 वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है ये जो है ना, वो जिसको कहते हैं ये बहुत ज़्यादती वाली बात है। तो हुकूमत को चाहिए जब एक तरफ किस मुँह से आकर कहेंगे कि हम दोबारा पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने जा रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने तो बहुत, हमने देखा है लास्ट टाइम जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे आवाम की तकलीफ़ पैसे बढ़ाते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे तो 100 से ऊपर पेट्रोल बढ़ाने का कहा जा रहा था, लेकिन मैंने 55 पे ब्रेक लगा ली है। अब दोबारा से ये खबरें आ रही हैं कि जी बहुत जल्द पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। क्या जवाब देखें? एक जो 15 दिन के बाद जो फैसला होता है, अब इन्होंने 1 हफ्ते के बाद प्राइसेस को रिव्यू करना शुरू कर दिया है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपने देखा कि जो कितना क्रिटिसिज्म हुआ था कि वो जो हमारे पास पहले से तेल मौजूद है उसके ऊपर इन्होंने कीमत बढ़ा दी थी, अभी नया तेल आया नहीं था। भाई दी अभी जो खबरें आपने देखा, कल परसों से खबरें आ रही थी, मैं बड़ा हैरान होना था कि जी वो हिंदुस्तान के 2 कार्गो शिप जो हैं जो तेल लेके आ रहे थे अबनाए हुर्मस से, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से उनको जाने की इजाज़त दी। आमना मैं बता सकता हूँ आपको, सबसे पहले हमारे 2 जहाज़ जो है ना वो अबनाए हुर्मस से जो ना ईरान ने इजाज़त दी थी, वो लड़ाई शुरू होने के 1-2 दिन बाद ही आ गए थे यहाँ। दूसरा ये कि जो सऊदी अरब ने हमें कहा है कि जब रेड सी के ज़रिए आपको आप तेल जो है ना पूरा का पूरा पहुंचा देंगे, और मुझे ज़ाती तौर पे आमना बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, कई बातें मैं नहीं कर सकता, वो आउट ऑफ दी वे जाके हमें जिस तरह सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, शायद एक बहुत बड़ा हमें जिसको कहते हैं कैश पैसा भी मिलने वाला है। मैं उसकी
मुझे पता है तफसील क्या, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो वो जिस तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तो ये इशू नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये बात ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी, बेल्ट टाइटनिंग, मुश्किल हालात में गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना। आप एक तरफ आप देख लें, ग्रेड 20 से 22 लोगों की तक के लोगों की आप 2 दिन की तनख्वाह काट रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादती है। नौकरी तो नौकरी है, आपकी मेरी तनख्वाह में से कटना शुरू हो जाए तो हम भी सोचेंगे क्या है भाई। वो जो MNAs MPAs हैं, जो आप मुझे बताएं 100 में से 1 MNA MPAs होगा जिसके पास लैंड क्रूज़र अपनी गाड़ी नहीं होगी। आप इस्लामाबाद का भी आएँ, आपको असम्बली में लेके जाऊँ, आपको कोई आदमी एक नहीं मिलेगा कि जो आम नॉर्मल सी गाड़ी में कोई है, जिसको कहना चाहिए 1 करोड़ तक की गाड़ी में आ रहा है। सारे के सारे 18-20 करोड़ की, 12 करोड़ की गाड़ियों में आ रहे होते। तो ये तो अपनी जेब से भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा इससे परेशान कौन बात है कि 2026-27 का जो बजट आएगा उसमें जो तनख्वाहदार तबका है, जो सबसे ज़्यादा ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर है, अब उसको मज़ीद उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा। ये कहने के देखिए, एक ज़माना था, एक ज़माना था कि वज़रा लोग अपने लफ्ज़ों की हुर्मत का ख्याल रखते थे। अभी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने देखा कि इस तरह वादा किया गया था जब पिछले साल, इस जो मौजूदा माली साल से पिछला माली साल जो गुजरा है, जिस वक्त इन्होंने, आपने देखा कि 45% तनख्वाहदार तबके पे टैक्स बढ़ा दिया था, उसके बाद इतना क्रिटिसिज्म हुआ था, इतनी तनकीद हुई थी, लोगों ने इतना, जिसको कहते हैं, आड़े हाथों लिया था सबको। तो एक से ज़्यादा दफ़ा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जी ये तनख्वाहदार तबके के साथ ज़्यादती हुई है, इसको हम अगले बजट में अंडू करेंगे। आपने देखा क्या हो, 1-2% उन्होंने कम किया, कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये बातें कर रहे हैं कि जी तनख्वाहदार तबका पिस रहा है। बाय द वे, इस दफ़ा भी आप देख लें, जितने इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, जितने बाकी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, सबसे ज़्यादा हमने करोड़ से 450 अरब रुपया हमने टैक्स दिया है ये मौजूदा 6 सालों में, माली साल के पहले 6 माह में। तो सवाल ये है कि वो तो हमारे साथ क्या होगा, वो तो आप छोड़ दें। चलें, हम मानते हैं आमना के मुल्क के लिए कुर्बानी सबको देनी चाहिए, आप मैं सब दे दें, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे, अभी आप देख लें जिस वक्त तनख्वाहें हैं, मुझे कहने में कोई आर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो तनख्वाहें हैं, अभी देखने इतनी ज़्यादा तनख्वाहें हैं उनकी, तो अपना 18-20 लाख तो उनकी पेंशन हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। फिर उसके बाद गार्ड मिले होते हैं, कुक मिले होते हैं, और पता नहीं क्या क्या आसाइशें हैं। हमारे जैसे मुल्क के मतलब है कि कोई जिसको वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, अब क्या करें। अब ये मानने के लिए तैयार नहीं। अभी देखें जिस तरीके से FBR वालों ने अपनी, देखें 100 अरब रुपये की, 1 अरब रुपये की गाड़ियाँ मंगवाई उन्होंने अपने लिए। इस तरह आप देख लें। अब फिर इसको जिस तरह डिफेंड किया है, सेनेट की जो प्रेस रिलीज आया है कि जी ये तो चलो गाड़ी ले ली, वो तो सेनेट के चेयरमैन के पास भी नई गाड़ी होनी चाहिए, और डिप्टी चेयरमैन की भी अप्रूव हुई है, और तो और सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसके पास भी, उसको चेयरमैन को भी हमने इजाज़त दी है। तो कि भाई ये क्या मसला ही है कि अगर आप ये भी कहें कि सेनेट के अपने बजट से भी, सेनेट का बजट आपकी जेब से गया है, वो भी हमने ही दिया है ना, टैक्स पेयर की जो पैसा आता है वही बजट में अनाउंस होता है कि जो हमने अदारों को पैसे देने होते हैं वो वहाँ से दिए जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस तरह उड़ा दिया जाए? मेरा ख्याल है जो कुछ इतलात आती रहती हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट में लोग इसको नोटिस लेते हैं कि भाई ये कोई तरीक़ाकार ठीक नहीं है, मुश्किल हालात में अगर है। IMF आपको, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि ये जो शाह खर्ची है ये रुकने वाली नहीं है, ये साल से इसी तरह से मामला चल रहे हैं। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। CTD ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कराची में दहशतगर्दी के बड़े हमले को नाकाम बना दिया। शालतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को CTD ने खुफिया इत्तलात पर दहशतगर्दों के ठिकाने पर रेड की। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खतरनाक दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनमें एक नामालूम भी शामिल था। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि ये कोई आम दहशतगर्द नहीं बल्कि BLA का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गुर्ग था। यही कमांडर 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को कत्ल, टारगेट किलिंग और बड़े हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस रहा है। जबकि जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए खुदकुश बम्बार भी इसी ने भेजे और दहशतगर्द नेटवर्क को असलहा और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता रहा। हुकाम के मुताबिक सुहेल बलोच की हलाकत से कराची में एक बड़े मुमकिन दहशतगर्द हमले को भी नाकाम बना दिया गया। ये सिक्योरिटी इदारों की कितनी बड़ी कामयाबी है और जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है इस पर भी तज्जिया लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब का सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं।
ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो आज की हम देख रहे हैं कि कराची के हवाले से जो खबर आई है कि बड़ी कार्रवाई करते हुए CTD ने बड़े हमले से बचा लिए। हम देख रहे हैं पाकिस्तान को आए रोज़ ये दहशतगर्दी वाला जो मामला है ये बड़े चैलेंज का सामना है और आए रोज़ ऐसे ऑपरेशंस और कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। कामयाबी से हम कर तो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ नुकसानात भी उठा रहे हैं। आपको अब इन मामलात का क्या हल होता हुआ दिखाई दे रहा है? अफ़गानिस्तान के साथ तो हम प्रॉपर एक हालत जंग में हैं। वहाँ से अभी जो आपने देखा होगा वीकेंड पे जो ड्रोन वाले सारे मामलात हुए इस्लामाबाद में आए, ये अब क्या अब किस जानिब मामला जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्या ऐसे ही कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में ये जो ऑपरेशन है, जो ये गज़ब लिल हक है, ये चलता रहेगा जब तक हम मतलूबा नताइज हम हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और आपने नोट किया होगा कि जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में खुदकश हमले या दूसरे बड़े हमलों में बड़ी कमी आई है। और इसके वाज़ेह एक सबूत है कि ये जितने भी दहशतगर्द के हमले हो रहे थे उनके ताने बाने, एपिक सेंटर और फैसिलिटेशन थी वो अफगानिस्तान से हो रही थी। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, देखिए उसके साथ कंटिन्यूटी में जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं या वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, जो कराची में ये जो लोग मारे गए फिर आइडेंटिफिकेशन हुई तो बहुत बड़ी कामयाबी है। स्पेशली ये सुहेल बलोच जो था, गरक के नाम से जाना जाता था, और ये बहुत सारे केसेस में ये इन्वॉल्व था। और इसका ताल्लुक ये बेसिकली अल-फतह स्क्वाड जो है BLA का, वो उसका इंचार्ज था गोलान के एरिया में, जो आजकल उसको कच्ची का एरिया कहा जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट है। इस एरिया के आप देखिए एक तरफ कोलो भी है, कल्लात भी लगता है, मस्तूम का एरिया है, सिब्बी का एरिया लगता है, जो उसमें ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोलान जो है मच का एरिया है, वहाँ पे इसकी प्रेजेंस थी, वहाँ पे कमांडर था। और जो DC पंजगुर के असैसिनेशन में भी ये इन्वॉल्व था। और इसके अलावा एक्सटॉर्शन में और नाके लगा के बसों को लूटना, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे। और बहुत सारी शहादतें जो सिविलियंस की हुई और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की थी, उसमें भी ये इन्वॉल्व था। सो ही वाज एन हाई वैल्यू टारगेट था, और जिससे बस CTD ने बड़ी कामयाबी के साथ उसको इसके सारे ग्रोह को एलिमिनेट कर दिया। तो यकीनन कराची में जो ये प्लानिंग कर रहे थे उससे कराची को उन्हें बचाया। और यकीनन ये एक सीरियस सेटबैक है और एक कामयाबी हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की है। यकीनन जो है, चाहे आपकी कामयाबी दो मामला हैं, एक तो हो गया अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी का मामला, और दूसरा ये चैप्टर है जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं बलूचिस्तान के, जो अब एक्टिवली हम देख रहे हैं कि ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। सो आप समझते हैं ये इंटरलिंक्ड हैं और इनको दोनों को एक ही तरीके से टैकल किया जाए, या कुछ मुख्तलिफ स्ट्रेटजी अपनाकर हम जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मैं बिल्कुल देने के पहले तो ये प्रोपेगेट किया गया कि ये जो फितना और हिंदुस्तान है एक नजरियाती है, एक एथनिक है, और इनका डिफरेंट एंगल है, सेपरेटिस्ट है। ऐसा नहीं है। अब नेक्सस एस्टेब्लिश हो चुका है जो फितना और खारिज और फितना और हिंदुस्तान का। और बेसिकली आप पीछे भी देख लें तो 2018 में ब्रास बनाई गई थी, और 2020 में फिर TTP को उनके साथ एक कंसोर्शियम बना के उनको जम कर दिया गया था। और फिर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले एक नसरुल्लाह पकड़ा गया था चमन से क्रॉस करते हुए, तो उसने जो तालिबान के दिफाई कमीशन का अमीर था, तो उसने बताया था कि वो नेक्सिस है। उसकी जो फैसिलिटेशन क्रॉसिंग जो कराई थी वो BLA मजीद ब्रिगेड वालों ने करवाई थी। फिर उन्होंने ये भी बताया था जो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन, सो नेक्सिस है, सो दे आर वन। और बेसिकली देखें प्रॉक्सीज है, प्रॉक्सीज मास्टर प्रॉक्सी तो अफगानिस्तान है, अब पीछे इंडिया है, इनको पैसे मिल रहे हैं। और अभी आप देखें रिसेंटली एक और जो डेवलपमेंट हुई है, BLA आज़ाद के नाम से हरबियार का ग्रुप भी एक्टिव हुआ है बलूचिस्तान में। चंद ऐसे वाक़यात उन्होंने किए हैं और वो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो ईरान में डेवलपमेंट है, जो वहाँ पे जंग जारी है, और वो चाह रहे हैं कि इजराइल इनकी मदद करे। उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी है हरबियार मरीन ने कि हम ये मौके से फ़ायदा उठा के ग्रेटर बलूचिस्तान की बात है। उन्होंने कहा आप ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं, हम ग्रेटर बलूचिस्तान की बात करते हैं। सो देखें ये पैसों की गेम है, कोई इसमें नज़रिया नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है। ये प्रॉक्सीज हैं, आप पैसा दें और उनसे जो आप मकसद जो काम करवाना है वो करवा लें। सो मेरा ख्याल में हमें इन लाइंस पे भी हम समझ गए हैं, तो अकॉर्डिंगली इनको दे आर बीइंग ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। और पाकिस्तान जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर कर रहे, चाहे वो कंदहार है या काबुल है, पख्तिया है, नंगहार है, हेलमंड में या कहीं भी होंगे, ये वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो इनके हाई डोर्स हैं, इनके फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या लॉन्चिंग पैड्स हैं, या जहाँ से इनको मदद मिलती है तालिबान रजीम के इंस्टॉलेशन से, जो जिस तरीके से अभी जो स्ट्राइक्स कल हुई हैं वहाँ जी, जी। पे एम्यूनेशन डंप में काबुल में जो हुई है, जी। और जिसको उन्होंने प्रोपिगेट किया था कि ये कोई एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था, वो प्रोपिगेट अब वो भी मिस फायर हुआ है, और उन्होंने वो ट्वीट ही अफगान तालिबान रजीम ने डिलीट कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने फैक्ट चेक किया और सबूत सामने लेके आया कि जो उम्मीद हॉस्पिटल है वो इंटैक्ट था। जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए थे वो एम्यूनेशन डंप था, फोनिक्स कैंप के अंदर वो डंप था, दैट वाज टारगेटेड और उसको एलिमिनेट किया था, क्योंकि सेकेंडरी जो एक्सप्लोजन जो देखी गई थी, क्योंकि वो एक एम्यूनेशन डंप था। सो देखें, ये 5th जनरेशन वारफेयर है, ओवरऑल आप देखेंगे इज अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड वारफेयर है, और जिसमें उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के हर वो स्टेप को मुलायन करने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान पुरज़म है कि इसको वी विल टेक इट टू ए लॉजिकल कंक्लूजन। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब फॉर योर टाइम एंड नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।